हेलो स्टूडेंट, इस एकेडमिक स्टडी सेशन में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अनुराग मिश्रा, आई एम सीनियर फिजिक्स फैकल्टी इन एलन करी इंस्टीट्यूट। आज मैं क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट्स, जिनको एलन करी इंस्टीट्यूट में लीडर बैच स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो आज मैं लीडर बैच के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। आज मेरा फोकस होगा लीडर बैच स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब स्टूडेंट ड्रॉप करता है तो ड्रॉप करने के बाद उसके मन में ये बात रहती है कि मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, अब मैं आराम से पढ़ूंगा। बिलीव मी, यू गॉट फाइनाइट टाइम, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। तो सबसे पहली बात, यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर एवरी मिनट। मेरा पहला मैसेज आपको यह है कि आप जो भी आपके रिव्यू टेस्ट हो रहे हैं, आप ये मान के चलें कि अगर वो जेई पैटर्न का हो रहा है, जेई मेन पैटर्न का हो रहा है, तो आप ये मान के चलें कि वो एक्चुअल जेई मेन पेपर है। अगर वो जेई एडवांस के पैटर्न पे हो रहा है तो आप ये मान के चलें कि वो पेपर ही आपका जेई एडवांस का पेपर है। टेक एवरी पेपर एज इफ इट इज जेई पेपर। आपके अंदर ये सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए। जब भी रिव्यू टेस्ट का डिक्लेरेशन हो, जो भी आपका सिलेबस हो, आपको उसको उसी तरीके से तैयार करना है जिस तरह से आपके अंदर जेई एडवांस को लेकर या जेई मेन को लेकर आपके अंदर अर्जेंसी होगी, एग्जैक्टली वैसे ही प्रिपेयर करना है। आपकी इंटेंसिटी लेवल उतना ही होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, बी फोकस्ड। लीडर के बैच के बच्चे जो होते हैं, उनके पास लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लेस फोकस होने की वजह से उनका सिलेक्शन रुकता है। उनके अंदर मैच्योरिटी होती है, उनके पास समय होता है, वो मेहनत कर सकते हैं और एक समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ग्रास्पिंग होती है चीज़ों को जल्दी। क्लास 12 के स्टूडेंट के कंपैरिजन में वो चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, बट वो उसको रिटेन कर पाएं, उसको वापस रिप्रोड्यूस कर पाएं, इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है और एक वेल चैनलाइज्ड, वेल स्ट्रेटेजिक वे में प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो यही प्रिपरेशन में स्ट्रैटेजी देने के लिए ये सेशंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो मेरा पहला आपको पॉइंट ये था, प्लीज डू नॉट बी डायरेक्शनलेस। इसका मीनिंग ये है कि आपका हर एक वीक का प्रोग्राम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोचिंग आवर्स के अलावा कोई स्टूडेंट 6 to 8 आवर्स की स्टडी कर सकता है एवरी डे। दैट मीन्स ऑन एवरेज अगर आप 50 आवर्स पर वीक पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 50 आवर्स पर वीक, दैट मीन्स आप अपनी आज से ही एक डायरी बनाना शुरू कर दें जिसमें आप 50 आवर्स क्लॉक करें इन एवरी वीक। और अगर किसी पर्टिकुलर वीक में 50 आवर्स क्लॉक नहीं हो पा रहे हैं तो नेक्स्ट वीक में उसका कॉम्पनसेशन करें। तो पहला, अगर आपने टारगेट रख दिया कि मैं हर हफ्ते 50 घंटे पढ़ूंगा, हर हफ्ते मैं 50 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो आप ये मान के चले कि यू आर वेरी क्लोज टू सक्सेस। तो ये जो एक रिदम है कि मेरे को 50 घंटे पढ़ना है हर एक वीक में, ये एक डिसिप्लिन आपके अंदर स्टैब्लिश करेगा। तो पहला मैसेज आपके लिए था, यू हैव टू क्लॉक 50 आवर्स एवरी वीक। नेक्स्ट, मैं इस बात पर आ रहा हूं, हर एक बच्चे के अंदर 2 से 3 घंटा बहुत ज्यादा मन लगा करके पढ़ने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है। हर एक बच्चा 2-3 घंटा हर एक बच्चा पढ़ना चाहता है, बट जिस मनोभाव से वो 2 से 3 घंटा पूरे मन ला के पढ़ता है, वही मनोभाव 6 से 7 घंटे तक डेवलप्ड रहे, 6 से 7 घंटे तक मेंटेन रहे। यही चीज डिफरेंस पैदा करती है एक एवरेज स्टूडेंट में, एक टॉपर स्टूडेंट में। जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, ये टॉप रैंक्स आने वाली होती है, उनके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। उस सेंस ऑफ अचीवमेंट की वजह से वो अपना कंसंट्रेशन लेवल 6 to 7 आवर्स तक मेंटेन रखते हैं। उनके अंदर भी वही टेंडेंसीज होती हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट के अंदर होती हैं। उनके अंदर भी पूरे दिन भर में स्वतः खुद से पढ़ने की इच्छा होती है, वो भी 2-3 घंटे ही आती है, लेकिन
बिकॉज दे आर ड्रिवन बाई सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीविंग गोल, तो वो अपनी इस प्रवृत्ति को 7 आवर्स तक मेंटेन करते हैं। तो कुछ हिस्सा तो वो खुशी से पढ़ रहे होते हैं, कुछ हिस्सा वो अपने आप को मजबूर करते हैं, फोर्स करते हैं, शुरुआत में मेंटेन करते हैं, जो कि ग्रेजुअली आगे चल करके वो खुद एक इन्वॉल्व प्रिपरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एनी हाउ आपको फोकस प्रिपरेशन, दैट मीन्स पूरे मनोयोग से पूरे मन ला के पढ़ने का जो टाइम इंटरवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। इस बात को अंडरलाइन कर लिए कि आपके अंदर 2 से 3 घंटे का जो पढ़ने की खुद से पढ़ने से इच्छा जागृत होती है ना, उसको आप उस स्पैन को आपको बढ़ा करके 6 to 7 आवर्स करना पड़ेगा। टॉपर्स इसी मायने में डिफरेंट होते हैं, उनका भी खेलने का मन करता है, वो भी ये चाहते हैं कि मैं कुछ इंजॉयमेंट करूं, कुछ एंटरटेनमेंट करूं, लेकिन सिंस दे आर ड्रिवन बाई पैशन, दे आर पैशनेट फॉर द गोल, इसलिए वो अपने इस 2 से 3 घंटे के अंतराल को 6 to 7 आवर्स तक मेंटेन कर लेते हैं। लीडर बैच के स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ी जो कमी होती है वो ये होती है कि जब वो ड्रॉप करता है तो वो सोचता है कि मैं क्लास 11th 12th में इन टॉपिक्स में वीक था। तो वो जिन जिन टॉपिक्स में वीक होता है वो उसके बारे में दिमाग में बनाता है कि अगर मैंने इसको स्ट्रांग कर लिया तो आई विल बी एबल टू क्रैक जेई। वो अपनी पूरी एनर्जी, पूरा इंटेंट, पूरा एफर्ट उन टॉपिक्स पे लगाने की कोशिश करता है। बट मेरा एक सवाल ये है कि कोई टॉपिक वीक क्यों होता है और कोई टॉपिक स्ट्रांग क्यों होता है? कोई टॉपिक वीक इसलिए होता है क्योंकि उसको आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया, और कोई टॉपिक स्ट्रांग इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर आपको पढ़ने में एंजॉयमेंट भी आ रहा था, हो सकता है आपको अच्छा टीचर भी मिल गया हो, और क्योंकि आपको पढ़ने में एंजॉयमेंट आ रहा था इसलिए उसको आपने समय ज़्यादा दिया, उसका होमवर्क ज़्यादा दिया, तो आपका स्ट्रांग हो गया। बट बिलीव मी, कोई भी टॉपिक स्ट्रांग या वीक नहीं होता है। जिस टॉपिक को आप जितना टाइम देते हैं, जितना ज़्यादा इंटेंट से पढ़ते हैं, जितना मजे लेके पढ़ते हैं, जितना फीलिंग से पढ़ते हैं, वो उतना स्ट्रांग होता रहता है, और जिस टॉपिक को आप इग्नोर करते हैं वो आपका वीक हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स के पास मैथमेटिक्स होता है उनका एनालिटिकल माइंड होता है, जब कोई चीज़ एनालिटिकल होती है और इन डेप्थ होती है, चैलेंजिंग होती है, उनको बहुत इंजॉयमेंट आता है तो बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। बट जब कोई चीज़ इंफॉर्मेटिव होती है तो वो उसको उतना मन ला के नहीं पढ़ पाते। इंफॉर्मेटिव चीज़ों को बार बार रिपीटेटिव होना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है, नोट डाउन करना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, ये उनको बोरिंग लगता है तो इसको इग्नोर कर देते हैं। इन माई एक्सपीरियंस आई हैव लर्न कि बहुत सारे बच्चे जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका माइंड एनालिटिकल होने की वजह से इंफॉर्मेटिव चीज़ों को वो इग्नोर करते हैं, और ग्रेजुअली वो टॉपिक उनका वीक होता रहता है, और फिर धीरे धीरे उस टॉपिक के प्रति उनके अंदर फोबिया बनता रहता है। इस चीज़ में मेरा सिंपल सा एडवाइस ये है कि आप प्रपोर्शनेट डिवीजन ऑफ टाइम करें, टाइम को आप इक्वली डिवाइड करें। आप ये मान के चलें कि आप एक स्ट्रैटेजिक वॉर में हैं, तो जब आप वॉर में होते हैं तो आपको हर एक एस्पेक्ट को स्ट्रेंथन करना होता है। तो कोई टॉपिक आपको पसंद हो या नहीं पसंद हो, वो आपके टेस्ट का है या बिना टेस्ट का है, वो आपको अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको इस बात से मतलब होना चाहिए कि उस टॉपिक की प्रोडक्टिविटी क्या है, उसमें कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय टेस्ट यू शुड बी गोइंग बाय मार्क्स। जो मार्क्स आप उसमें अचीव कर सकते हैं उससे आपको अपना टाइम का डिवीजन करना चाहिए। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लें कि देयर शुड बी प्रोपोर्शनेट डिवीजन ऑफ टाइम टू ऑल दी सब्जेक्ट्स। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एफिनिटी नहीं बनाएं, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दूं कि समटाइम्स फिजिक्स स्ट्रांग होता है जेई में, समटाइम्स मैथ्स का पेपर बहुत ही डिफिकल्ट होता है, एंड समटाइम्स केमिस्ट्री का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है। तो किस ईयर में कौन सा पेपर डिफिकल्ट आएगा यू कैन नॉट गेस। हो सकता है आप केमिस्ट्री बहुत अच्छी जानते हो बट उस साल केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही स्ट्रांग आ जाए। ऐसी सिचुएशन में आप केमिस्ट्री में स्ट्रांग हैं बट पेपर बहुत डिफिकल्ट है, तो आपकी जो एज केमिस्ट्री में थी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इसलिए टाइम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें। अपने टेस्ट से पढ़ाई नहीं करनी है, आउटकम,
प्रोडक्टिविटी से पढ़ाई करनी है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों को स्ट्रैटेजी बोलते हैं। जब मैं शुरुआत में आपसे बोल रहा था कि स्टूडेंट डायरेक्शन लेस होता है, तो इस टाइप की छोटे छोटे इनपुट्स जब उसको मिल जाते हैं तो उसकी प्रिपरेशन जो है वो परिपूर्णता की तरफ चली जाती है। ये काम मेंटर करता है। तो कभी भी अगर आपको लगे कि यू आर लॉस्ट, तो एलएल में तो एक बहुत स्ट्रांग सिस्टम है, हर एक बैच में मेंटर होता है, और इवन जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो भी बहुत मेंटरिंग करते हैं। तो अपने मेंटर से जरूर मिलें और उनसे स्ट्रैटेजी पूछें। अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं स्ट्रांग हो रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके अनुसार उतना मार्क्स नहीं आ रहा है, तो आपको अपने टीचर से मिलना चाहिए, उससे मेंटरशिप लेनी चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लीडर बैच स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्योंकि उन्होंने क्लास 11th-12th में सिलेबस ऑलमोस्ट पढ़ा होता है, बहुत अच्छे लेवल पर नहीं पढ़ा होता है, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग होती है। इस वजह से वो क्लास में लेस फोकस्ड होते हैं। जब आपकी नॉर्मल नेचुरल क्लास चल रही होती है, उस वक्त आप टीचर को इवेलुएट कर रहे होते हैं कि मैंने पहले पढ़ा था, मैंने पहले ये पढ़ा था, मैंने पहले ये पढ़ा था, अब टीचर क्या नया बताने वाला है। इंस्टेड एक फ्रेश अटेम्प्ट लेने के बजाय आप अपनी पुरानी जो भी नॉलेज थी उसके बेसिस पर आप एक तो इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं और लेस फोकस्ड होते हैं। जब तक कोई टीचर कोई नई बात नहीं बोलता तब तक आपके अंदर ऊर्जा नहीं आती, और अगर पूरे लेक्चर में टीचर बेसिक्स के बारे में बात करता रहता है तो आप सोचते हैं तो बहुत एवरेज लेक्चर था। बट यही लैक ऑफ फोकस इवेंचुअली मार्क्स कॉस्ट करता है, क्योंकि जब आप लेस फोकस्ड होते हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल जब कम होता है तो आप नोट्स भी नहीं बना रहे होते हैं, और जब आप नोट्स नहीं बना रहे होते हैं तो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही होती है। बेसिक्स बोलते बोलते टीचर जब सडनली कोई इंपॉर्टेंट बात बोलता है तो आप लेस इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते, और जब आप प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हैं तो उसको आप नोट डाउन भी नहीं करते हैं और वो वॉश आउट हो जाता है। इन केस उस टॉपिक से वही इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर एग्जामिनेशन में आ गया, यू आर आउट। तो क्लासरूम में बहुत हाई लेवल का कंसंट्रेशन मेंटेन करना दिस वेरी इंपॉर्टेंट, और लीडर बैच के स्टूडेंट्स क्लासरूम में कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन नहीं कर पाते हैं। यहां पर मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि जो आप क्लासरूम में हैं तो आप ये सोच के बैठें कि यही क्लास में मैं थ्योरेटिकल मैटर को सेटल कर दूंगा, जो भी थ्योरी रिक्वायर्ड है उसको मैं सेटल कर दूंगा, मैं जो भी थ्योरी की रिकमेंडेशंस हैं, रिक्वायरमेंट हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप है उसको मैं सेटल कर दूंगा। मैं इतने फोकस मैनर पढ़ूंगा कि मैं टीचर की हर एक बात को समझूंगा और हर एक बात को नोट डाउन करूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो घर जाकर के आपको थ्योरी कम पढ़नी पड़ेगी और आप सीधे डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे आ सकते हैं। और आप जितनी न्यूमेरिकल सॉल्विंग करेंगे, क्योंकि आपके फंडामेंटल क्लियर हो चुके हैं, क्लासरूम में आप अटेंटिव थे, कॉन्सेंट्रेशन में थे, तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो चुके हैं, तो जब आप घर पर जाके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। बहुत बार लीडर बैच के स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिल रहा है, मुझे रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो रिवीजन का टाइम आप कहाँ से निकालोगे? सबके लिए टाइम लिमिटेड है, सबके लिए कंस्ट्रेंट टाइमिंग है, आप वो टाइमिंग निकालोगे कहाँ से? तो आपके पास एक ही रास्ता है, जो भी आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है उसको आप जुडिशियसली यूज करें, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासरूम का टाइमिंग। सो स्टे फोकस, गेट फोकस इन क्लासरूम्स। क्लासरूम का फोकस सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है। आप लोगों ने कैरोला मॉरिन का नाम सुना होगा, जिन्होंने 2016 ब्राजील ओलंपिक्स में पीवी सिंधु को हरा करके गोल्ड मेडल जीता था। 2012 ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट इन लंदन ओलंपिक्स 2012 शी वॉज एलिमिनेटेड इन फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। पहले राउंड में एलिमिनेट होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि व्हेन नेक्स्ट टाइम शी इज इन ओलंपिक्स इट वुड बी ए गोल्ड, और उन्होंने अपने हाथ में इस बात का रिमाइंडर के लिए अपने हाथ में एक टैटू बनवा लिया था, ओलंपिक रिंग्स का टैटू। आप सोच सकते हैं ताकि जब कभी वो अपने हाथों को देखे तो उसको रिमाइंडर आए कि उसका गोल क्या है, उसका टारगेट क्या है। एंड आफ्टर इंटेंस प्रिपरेशन ऑफ 4 years शी वन गोल्ड। क्या आपने अपने दिल में कोई टैटू बनाया है कि मुझे इस साल जेई मेन, जेई एडवांस क्रैक करना है विद टॉप रैंक्स? अगर नहीं बनाया है तो आज ही सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी स्टडी टेबल के सामने
एक इनविजिबल टैटू होना चाहिए, आपके हार्ट में टैटू होना चाहिए कि दिस ईयर आई एम गोइंग टू मेक इट काउंट। लीडर बैच के स्टूडेंट्स के अंदर एक दिल में ये तमन्ना होती है कि मैंने क्लास 12th में सिलेक्शन नहीं लिया तो मेरा एक साल वेस्ट हो रहा है। आपका एक साल वेस्ट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मेक दिस ईयर काउंट। आप इतना ज़्यादा पढ़ें, इतनी इंटेंसिटी से पढ़ें कि ये साल आपका सबसे अच्छा साल हो, आपके करियर का गोल्डन ईयर हो। मेक इट काउंट। इस सेशन को मैं एंड करूंगा एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी से। हंगेरियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट गर्ली टकास की इंस्पायरिंग स्टोरी से। 1938 में वो हंगरी की ओलंपिक टीम में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट के लिए सेलेक्ट हुए थे। बट इन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट में उनका राइट हैंड, उनका बेस्ट हैंड गॉट इंजर्ड। उस इंजरी की वजह से वो शूटिंग नहीं कर सकते थे। 1940 एंड 1944 ये ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए थे। एक पर्सन जिसका राइट हैंड, जिसका बेस्ट हैंड डैमेज हो चुका है, वो क्विट कर सकता था, बट उसने क्विट नहीं किया। उसके अंदर एक रिजॉल्व था कि मेरे को गोल्ड मेडल जीतना है, गोल्ड मेडल इज माई लाइफ। उसका ड्रीम है। उस ड्रीम को पाने के लिए उसने डिसाइड किया कि आई कैन नॉट शूट विद माई बेस्ट हैंड, नाउ आई विल शूट विद माई ओनली हैंड। मैं अपने बेस्ट हैंड से शूटिंग नहीं कर सकता, मैं वो अपने ओनली हैंड से शूटिंग करूंगा। ही लर्न टू शूट विद लेफ्ट हैंड। तो 40 और 44 के ओलंपिक्स नहीं हुए। 1948 में after the wait of 8 years he went on to win gold medal। और इतना ही नहीं, he was the only person to win 2 consecutive gold in same event in 1952 Helsinki Olympics 2। that means हम अगर चाहें तो कुछ भी हो सकता है। हमारे सामने मुश्किलें आएंगी, हम सरेंडर भी कर सकते हैं और हमें डिसाइड भी कर सकते हैं कि हम अपनी मुश्किलों से ज्यादा बड़े हैं। हमारे अंदर बड़ा रिजॉल्व है। वो क्विट कर सकते थे, बट नहीं, उनका ड्रीम था गोल्ड मेडल। इट वॉज हिज ड्रीम, इट वॉज ही हु हैड टू प्रोटेक्ट हिज ड्रीम। उन्होंने डिसाइड किया कि व्हेन एवरीवन इज शूटिंग विद देयर बेस्ट हैंड, आई विल शूट विद माई ओनली हैंड। यही रिजॉल्व हमें सक्सेस दिलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई ड्रॉप आउट स्टूडेंट क्लास 12th के बाद अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है तो एट द बैक ऑफ माइंड उसका ये होता है कि मैं एक फेल्योर देख के आया हूं। आप फेल्योर देख के नहीं आए हो, आप एक एक्सपीरियंस लेके आए हो। तो मेक इट काउंट, टेक ए रिजॉल्व। आज से ही आपको अपना t=0 सेट करना है। आज से आपको अपना एक नया समय स्टार्ट करना है और इन छोटी मोटी दिक्कतों को दूर करना है। आपकी जो हिस्ट्री है वो खत्म हो चुकी है। यू हैव टू बिल्ड अ न्यू फ्यूचर। थैंक यू।